अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि कुछ भी करने को नहीं होता। सुबह से शाम तक हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो, बकोले शख्स से मक्खियाँ मारते रहो। लेकिन बाज़ दिन ऐसे भी होते हैं कि जिधर निगाह उठाओ काम ही काम दिखाई देता है। गोया एक लम्हे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। वो भी एक ऐसा ही दिन था। वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। माह फरवरी इख्तिताम पर था। मौसम सरमा रुखसत हो रहा था, ताहम रात अब भी गुलाबी जाड़े की याद ताज़ा कर लिया करती थी और सुबह के वक्त भी फिजा में खून की रची बसी रहती थी। ऐसी ही एक सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज इत्तला मेरी मुंतजिर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर बताया, मलिक साहब, यूसुफ माची की बेटी ने खुदकुशी कर ली है। कौन यूसुफ माची? मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा। ये बंदा उधर कादराबाद में रहता है। मलिक साहब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला, कादराबाद से 2 बंदे इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। वो दोनों बंदे कहाँ हैं? मैंने कांस्टेबल कामरान से इस्तफसार किया। क्या इनमें यूसुफ माची खुद भी शामिल है? नहीं जनाब, यूसुफ माची उनके साथ नहीं आया। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोले, इन दोनों बंदों का ताल्लुक कादराबाद ही से है। वो इस वक्त बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। मैं जब थोड़ी देर पहले अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने बरामदे में 2 अफराद को बैठे हुए देखा था। वो आपस में खुसर पुसर कर रहे थे और मुझे याद आ रहा था कि उन्होंने मुझे देखते ही सलाम भी किया था। ताहम मैं सर की असबाती जुम्बिश से उनके सलाम का जवाब देते हुए अपने कमरे में आ गया था। कांस्टेबल कामरान यकीनन इन्हीं 2 अफराद का जिक्र कर रहा था। मैंने कामरान से कहा, ठीक है, तुम इन्हें अंदर भेजो। वो ओके सर कहता हुआ कमरे से निकल गया। मौसा कादराबाद मेरे थाने से 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़े एक छोटा सा गांव था जिसकी आबादी 800-900 से 1000 के दरमियान थी। ये लगभग 200 घरों पर मुश्तमिल एक रवायती गांव था। थोड़ी ही देर के बाद कादराबाद से आने वाले दोनों अफराद मेरे सामने हाजिर थे। उन्होंने बड़े अदब से झुककर मुझे सलाम किया और मैंने उन्हें अपने सामने बिठा लिया। इनमें से एक का नाम याकूब था। याकूब पेशे के एतबार से मोची था, जबकि उसके साथ आने वाले शख्स का नाम सलीम सूबेदार मालूम हुआ। ये दोनों बंदे मौसक कादराबाद ही के रहने वाले थे। सलीम के नाम ने मुझे चौंका दिया था, लिहाजा मैंने इससे पूछ लिया, हाँ भाई सलीम, तुम कहाँ के सूबेदार हो? वो डील डोल में बना बनाया पहलवान नजर आता था। मेरे सवाल पर वो जरा सा झेंपा, फिर उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, मैं असली सूबेदार नहीं हूँ जी। फिर तुमने अपने नाम के साथ सूबेदार का दुमछल्ला क्यों लगा रखा है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। तुम्हारे नाम को देखकर तो यही लगता है कि तुम पाक फौज के मुलाजिम हो या फिर सूबा सिंध के किसी थाने के इंचार्ज। वाज़ेह रहे कि सूबा सिंध में एसएचओ यानी थानेदार को अमूमन सूबेदार कहा जाता है। लिहाजा नावाकिफ हजरात मेरे इन अल्फाज को मनफी अंदाज में लेने की कोशिश न करें। सलीम सूबेदार ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, वो बात यह है थानेदार साहब कि मुझे बचपन ही से फौज में जाने का शौक था, मगर बदकिस्मती से मेरा ये शौक पूरा नहीं हो सका और मैं पहलवान बन गया। अब इधर सब्जी मंडी में पल्लेदारी करता हूँ जी। और तुमने बचपन के शौक को पूरा करने के लिए अपने नाम के साथ सूबेदार को टांक लिया है? मैंने उसे तेज नज़र से घूरा। क्यों, यही बात है ना? जी सरकार, आप ठीक कह रहे हैं। वो बड़ी फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं नकली बल्कि शौकिया सूबेदार को छोड़कर असल मौजू की तरफ आ गया। मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों का जायजा लेने के बाद सवाल किया, ये यूसुफ माची की बेटी का क्या किस्सा है? रज्जो ने पिछली रात खुदकुशी कर ली है थानेदार साहब, याकूब मोची ने बताया। उधर हमारे गांव में तो सबसे बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। रज्जो के माँ बाप का सदमे से बुरा हाल है। रज्जो इनकी अकलौती औलाद थी। रज्जो जवान जहान थी जनाब, सलीम सूबेदार ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया। अभी 1 साल पहले तो उसकी शादी हुई थी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी। मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा, 1 साल पहले शादी हुई थी तो इसका मतलब है कि इसने अपनी ससुराल में यानी अपने घर में खुदकुशी की है? नहीं जनाब, याकूब ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अपनी ससुराल में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रही होगी। क्या मतलब? मैंने पूछा। थानेदार साहब, शादी के 1 माह बाद ही वो अपने खामिद से लड़ झगड़ कर वापस आ गई थी, सलीम सूबेदार ने बताया। अब तो वो अपने माँ बाप के पास ही रह रही थी।
ओह, मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई और पूछा, क्या रज्जू के शौहर ने उसे तलाक दे दी थी? नहीं जनाब, अभी तक तो दोनों जानिब से झगड़ा ही चल रहा था, याकूब ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। तलाक की जानिब मामला बढ़ ही रहा था कि यहाँ तक बोलने के बाद याकूब मोची खामोश हो गया। उसके चेहरे और आंखों से झलकती उदासी ने पलक झपकते में मुझे बता दिया कि वो रज्जू की मौत का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गया था, लिहाजा ये जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। रज्जू ने किस तरीके से अपनी जान ली है? मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि उसने कलाई की नस काट ली है, या जहर खाकर अपनी जान दी है, और या फिर गले में फंदा डालकर खुद को खत्म कर लिया है, या नहर में छलांग लगाई है, या रेलवे लाइन पर कट के मरी है। गांव देहात में औरतें अपनी जान से खेलने के लिए उमूमन यही 5 तरीके इख्तियार करती थीं, यानी इन्हीं में से कोई एक तरीका इख्तियार करके जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाया करती थीं। जी हाँ बिल्कुल, सलीम सूबेदार ने सरसराती हुई आवाज़ में बताया। रज्जू ने छत से लटक कर अपनी जान दी है थानेदार साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी झूलती हुई लाश देखी है। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोग जाकर बाहर बरामदे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ कादराबाद चलता हूँ। वो खामोशी से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, कादराबाद नामी वो गांव मेरे थाने से मशरिक में 2 मील के फासले पर आबाद था। मैंने हवलदार खादिम हुसैन को अपने साथ लिया और एक टांगे में बैठकर जाए बकुआ की सिमत रवाना हो गया। याकूब मोची और सलीम सूबेदार अपनी अपनी साइकिल पर बैठ कर आए थे। वो अपनी साइकिलों पर सवार हमारे टांगे के पीछे पीछे चलने लगे। मेरा थाना एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था और इस सड़क के मतवाजी रेलवे लाइन भी रवां दवां थी। ताहम इन दोनों रास्तों के बीच लगभग 4 मील का फासला हायल था और कादराबाद इसी फासले के दरमियान थाने से 2 मील की दूरी पर आबाद एक छोटा सा गांव था। हम जल्दी कादराबाद पहुंच गए। फिर यूसुफ माची के घर तक रसाई हासिल करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मकान था, जिसका रकबा 5 मरले यानी तकरीबन 120 गज रहा होगा। ये दोनों कमरे पहलू ब पहलू बने हुए थे, ताहम इनमें से एक का साइज दूसरे से मुख्तलिफ था, यानी चौड़ाई में दोनों कमरे बराबर और लंबाई में एक कदरे ज़्यादा था। कमरों के सामने एक मुनासिब सा सहन और फिर बैरूनी दरवाज़ा था। ये था यूसुफ माची का कुल घर। रजिया और रज्जू की लाश छोटे कमरे की छत से लटकी हुई थी। इसी लटकाव के बायस जिस्म के वजन ने इसकी गर्दन की लंबाई में गैर मामूली इजाफा कर दिया था। पहली ही नज़र में मुझे यकीन हो गया कि वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी है। छत के जिस मकाम पर रज्जू की लाश झूल रही थी, उसके ऐन नीचे एक चौबी स्टूल उल्टा पड़ा था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि उसने मज़कूरा चौबी स्टूल पर खड़े होकर फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाला होगा और पाँव की ठोकर से स्टूल उलट दिया होगा। इसके बाद जो होना था उसकी तफसील बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं। नतीजा रज्जू की अलमनाक मौत की सूरत में बरामद हुआ था। मैंने हवलदार खादिम हुसैन और यूसुफ माची की मदद से रज्जू की लाश को नीचे उतारकर बिस्तर पर डाल दिया। इस कमरे में एक चारपाई पर गर्म बिस्तर बिछा हुआ था और दीगर अशिया की सेटिंग से भी यही अंदाज़ा होता था कि वहाँ किसी एक शख्स ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। लाश के मुआयने के बाद मैंने उसे पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भिजवा दिया और जाए वक़ुआ का जायज़ा लेने लगा। वो 12 बाई 12 फीट का एक आम सा कमरा था, जिसमें निहायत ही मुख्तसर सामान मौजूद था। यूसुफ माची और उसकी बीवी नसीरा और जीरा माछन की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि वो कमरा रज्जू के इस्तेमाल में था। मैंने जाए वक़ुआ की कार्रवाई निपटाई और मुतवफ़ी के वालिदैन के साथ दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे की पैमाइश 12 ज़रब 15 फीट रही होगी। यूसुफ और नसीरा की हालत खासी ख़राब हो रही थी, लेकिन जाहिर है पूछगछ भी ज़रूरी थी। मैंने दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे आपकी बेटी की मौत का शदीद सदमा है और मैं तुम लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। थानेदार साहब, मैंने भी कैसी किस्मत पाई है, यूसुफ माची गुलूगीर आवाज़ में बोला। अल्लाह ने सिर्फ एक औलाद दी और उसका नसीब भी ऐसा कि शादी की तो वो उसे रास नहीं आई। 1 साल से घर में बैठी हुई थी और अब तो वो जान ही से चली गई। मैं एक बार फिर बे औलाद हो गया। रज्जू हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। हम तो जीते जी मर गए जी, जीरा माछन आंसू बहाते हुए बोली। पता नहीं किस बदबख्त की नज़र मेरी रज्जू को खा गई है।
मैं आप लोगों की बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इसकी मौत के सबब तक पहुंचना मेरे फराइज का हिस्सा है। लिहाजा इस सिलसिले में मुझे आप ही से सबसे पहले पूछ परतीत करना होगी। मौत का सबब? यूसुफ माची ने उलझनज़दा नज़र से मुझे देखा और बोला, जनाब, सबब तो साफ नज़र आ रहा है कि रज्जो ने अपने गले में फांसी का फंदा डालकर जान दी है। ये सबब नहीं बल्कि तरीक़ाकार है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। छत के शहतीर के साथ फांसी का फंदा बांधना, स्टूल पर खड़े होकर इस फंदे को अपनी गर्दन में फिट करना, स्टूल को पाँव की ठोकर से गिराना और फंदे से झूलकर खुद को ख़त्म कर डालना, ये सब जान लेने के तरीक़ाकार में शुमार होते हैं। जबकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इस तकलीफ दे अमल से गुजरने पर मजबूर क्यों हुई। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके बारी बारी ने गहरी नज़र से देखा। वो मतोहिश अंदाज में मुझे ही तक रहे थे। मैंने इजाफा करते हुए कहा, मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ इस हकीकत तक तुम लोग मुझे पहुँचाओगे, तुम दोनों। हम? जीरा माचन घबरा कर बोली, हमें क्या पता जी, रज्जो ने ये खतरनाक कदम क्यों उठाया है। अगर हमें पता होता तो वो ऐसा कुछ करने वाली है तो हम भला उसे ऐसा करने देते। हम कुछ नहीं जानते थानेदार साहब, यूसुफ माची मिन्नत रेज लहजे में बोला। हमें रज्जो के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं था। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। कोई भी इंसान बाकायदा ऐलान करके खुदकुशी नहीं करता। ये किसी भी तंग आमद बजंग आमद इंसान का इंतहाई खुफिया प्रोग्राम होता है। फिर हम आपको क्या बताएं जी, यूसुफ माची शिकस्त खुर्दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं इन दोनों की दिली और जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इनकी जवान जहान बेटी मौत के मुंह में चली गई थी, इस जरा से इनकी अजियत बढ़ रही थी, लेकिन मैं भी अपने पेशा वराना फ़राइज़ से मजबूर था। एक इंसान ने छत से लटक कर अपनी जान दे दी थी। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया जा चुका था और जिन हालात ने इस बदनसीब को अपनी जान लेने पर मजबूर किया था, जब तक वो मेरे इल्म में ना आते मैं अपनी तफ्तीश को किसी भी सिमत में आगे नहीं बढ़ा सकता था। मैंने कदरे नरमी का अंदाज इख्तियार करते हुए ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सवालात का आगाज़ किया। तुम लोगों को कब पता चला कि रज्जो ने खुदकुशी कर ली है? आज सुबह जी, जीरा ने बताया। रज्जो सुबह जल्दी उठ जाती थी, यूसुफ माची वजाहत करते हुए बोला। यही कोई 5:30 बजे या 6 बजे तक, लेकिन आज जब वक्त 6 से भी आगे चला गया तो हमें तशवीश हुई कि वो अभी तक जागी क्यों नहीं। मैंने जीरा से कहा कि रज्जो को उठा दे, सुबह का नाश्ता रज्जो ही बनाती थी। मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद अपनी दुकान पर चला जाता था। फिर उसने तफसीलन बताया कि कादराबाद के मेन बाज़ार में उसकी किराने की दुकान थी, जहां वो सुबह से शाम तक बैठता था। उसकी दुकान दर हकीकत एक छोटा सा जनरल स्टोर थी। वो दिन भर अपनी दुकान पर मसरूफ़ रहता और उसकी बीवी और बेटी तंदूर का काम संभालती थीं। इनके घर के बाहर ही गली में एक तंदूर और एक भट्टी भी लगी हुई थी। जीरा माचन इस तंदूर में गांव वालों के लिए रोटियां लगाया करती थी और भाड़ में दाने, चावल, चने और दीगर अजनास भुना करती थी। इस काम में रज्जो उसकी भरपूर मदद किया करती थी और यही रज्जो अब किसी और दुनिया की बासी हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? मैंने एक के बाद दीगरे इनकी आंखों में देखते हुए पूछा। जीरा, जब तुम रज्जो को उठाने गई तो तुमने उसके कमरे में क्या मंजर देखा था? थानेदार जी, वो रुहासी हो गई। रज्जो रोज़ाना कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर लेती थी मगर कभी अंदर से कुंडी नहीं लगाती थी। मगर आज सुबह एक अजीब बात हुई। जब मैंने रज्जो को जगाने के लिए आवाज़ें दी और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने उसे झंझोड़ कर जगाने का फैसला किया और इसी वक्त पता चला कि दरवाजे के अंदर से कुंडी चढ़ी हुई है। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की। जनाब, जब जीरा ने मुझे बताया कि रज्जो ने दरवाजे को कुंडी लगा रखी है तो मैं भी परेशान हो गया। यूसुफ माची भराई हुई आवाज़ में बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। हम दोनों ने कई बार दरवाजे को खटखटाया और रज्जो को आवाज़ें दी मगर बेसूद। अंदर से कोई आवाज़ नहीं उभरी। मजबूरन दरवाज़ा तोड़कर हमें अंदर दाखिल होना पड़ा। रात को रज्जो कितने बजे सोने के लिए अपने कमरे में गई थी? मैंने पूछा। लगभग 7 बजे हमने एक साथ बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाया था, जीरा ने बताया। इसके बाद यूसुफ अंदर कमरे में चला गया था। मैंने बर्तन समेटे और हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बर्तन धोए और बावर्ची खाने से बाहर आ गईं। रज्जो अपने कमरे में चली गई थी और मैं बैरूनी दरवाजे को अच्छी तरह बंद करने के बाद यूसुफ के पास आ गई थी।
वो एक गहरी सांस लेकर बोली और फिर इजाफा करते हुए उसने कहा, बस जी, हमने रज्जो को उसी वक्त आखिरी बार जिंदा देखा था। इसके बाद तो आज सुबह उसकी झूलती हुई लाश से ही मुलाकात हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रज्जो लगभग 8 बजे अपने कमरे में गई होगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या खाना खाने के दौरान में कोई ऐसी बात हुई थी जो रज्जो को बहुत बुरी लगी हो, उसे दुख पहुंचा हो? कोई नहीं जी, जीरा ने उकताहट आमेज अंदाज में बताया। वही सब दिन रात की एक जैसी बातें, कुछ भी नया नहीं हुआ था। देखें जी थानेदार साहब, यूसुफ माची भीगी हुई आवाज में बोला, रज्जो हमारी अकलौती औलाद थी जो मन्नतों मुरादों के बाद 5 साल के अरसे में पैदा हुई थी, और हम उसे दुख पहुंचाने वाली कोई बात कैसे कर सकते हैं? क्या उसकी जिंदगी में पहले कुछ कम दुख थे जो हम इसमें इजाफा करने की कोशिश करते? जीरा और उसके शौहर यूसुफ माची का कहा अपनी जगह 100% दुरुस्त था, लेकिन मैं ये बात मानने को हरगिज तैयार नहीं था कि किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो और वो बैठे बिठाए शौकिया खुदकुशी कर बैठे। रजिया और रज्जो ने जिस अंदाज में अपनी जान दी थी, इससे देखने वालों को बखूबी अंदाजा होता था कि वो अपने सीने में गमों का कितना बड़ा तूफान छुपाए बैठी थी। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि रज्जो की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वो ससुराल में सिर्फ 1 माह रही थी और उसके बाद मैके आ गई थी। जो लोग रज्जो की मौत की इतला देने थाने आए थे, उनके मुताबिक रज्जो को अभी तक तलाक नहीं हुई थी, बल्कि दोनों खानदान बहुत सारे इख्तलाफी मौज़ूआत लिए एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे थे। जिस लड़की की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ हो और वो शादी के 1 माह बाद ही मैके आ गई हो, उसके दिल का हाल जानने के लिए इंसान का आलिम फाजिल या साइंसदान होना जरूरी नहीं। मैंने इसी नाजुक पहलू को छेड़ने की कोशिश की थी। यूसुफ, मैंने मुतवफ़्फ़ी रज्जो के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा, मुझे पता चला है कि 1 साल पहले तुमने रज्जो की शादी कर दी थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है जनाब, बस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन अपनी अपनी किस्मत की बात है जनाब। वो इतना बताकर अचानक खामोश हो गया तो मैंने सब कुछ जानते बूझते हुए भी पूछ लिया, क्या हुआ यूसुफ? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? किसकी किस्मत की बात कर रहे हो तुम? रज्जो की जी, वो गुलूगीर आवाज में बोला। वो सिर्फ 1 माह अपने खाविंद के घर में रही और इसके बाद से इधर ही पड़ी हुई थी, और अब तो वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसकी वापसी की वजह कोई नहीं जी, यूसुफ के बजाय उसकी बीवी जीरा ने बेजारी से बताया। रज्जो की सास बहुत तेज औरत है, मैं तो पहले ही वहां रज्जो की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं मानी और मेरी बच्ची को जहन्नम में फेंक दिया। बात के इख्तिताम पर जीरा ने अपनी शिकायती नज़र से शौहर की तरफ देखा। मैं सारी कहानी फौरन समझ गया। यकीनन रज्जो की शादी यूसुफ के ईमा पर हुई थी, तभी वो अपने घर वाले को आंखें दिखाकर इस शादी की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रही थी। ऐसा उम्मूमन होता है, अगर बाप अपने रिश्तेदारों में औलाद की शादी करते या माँ अपने खानदान में अपने बच्चों की शादी करते और बदकिस्मती से वो शादी चल न सके तो उसका सारा इल्ज़ाम इसी शख्स पर आ जाता है जिसकी मर्जी से वो शादी हुई होती है। अगर लड़के की माँ बहुत तेज है तो ये बात तो आप लोगों को पहले से पता होगी ना? मैंने यूसुफ की आंखों में देखते हुए कहा, क्या वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अल्लाह ना करे जी, वो लोग हमारे रिश्तेदार हों, जीरा हाथ नचाते हुए बोली। वो लोग तो खानदानी कुमार हैं जनाब। रुककर उसने अपने खामिद की तरफ देखा और खड़े होते हुए बोली, यूसुफ, तुम बताओ थानेदार को सारी बात। मैं औरतों के पास जा रही हूँ, रज्जो तो जवान जहान चली गई, अब इसके अफसोस के लिए आने वालों को भी तो देखना है ना। बात खत्म करते ही वो कमरे से निकल गई। जीरा ने रज्जो की ससुराल वालों के लिए कुमार खानदान के अल्फाज इस तरह इस्तेमाल किए थे जैसे कि खुद वो आला नस्ब रखती हो। बहरहाल मैं इसके तबसरे को नज़रअंदाज करके यूसुफ की जानिब मुतवज्जा हो गया। तो रज्जो की ससुराल वाले तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं? मैंने पूछा। वो कुमार हैं और हम माछी, वो बड़ी सादगी से बोला। रिश्तेदारी तो इस शादी के जरिए ही हुई थी थानेदार साहब, जो 1 माह से ज़्यादा नहीं चल सकी। वैसे हनीफ के बाप से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी और इस रिश्ते की वजह से इस दोस्ती में भी दरार आ गई है। यह हनीफ कौन है? मैं पूछे बिना न रह सका। मैं रज्जो के घर वाले की बात कर रहा हूँ जी, वो वजाहत करते हुए बोला। बहुत ही बीबा बच्चा है जनाब। मैंने हनीफ और उसके बाप दीन मोहम्मद के मुंह के पीछे रज्जो की शादी इस घर में कर दी थी, लेकिन हनीफ की माँ ने मेरी बच्ची को 1 माह भी वहाँ नहीं टिकने दिया।
मतलब ये कि आप लोगों की वाकई इन लोगों से रिश्तेदारी नहीं है? मैंने अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया। जी जी बिल्कुल नहीं, वो कतई लहजे में बोला। दीन मोहम्मद से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, मगर आजकल इससे भी नाराज़गी चल रही है, और वजह यही रज्जो की शादी थी, और अब तो रज्जो ही नहीं रही। वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करके खामोश हो गया। रज्जो की बेजोड़ शादी ने उसके वालिदैन को गहरे रंजो अलम में डाल दिया था, और अब जो उसने खुदकुशी करके अपनी जान ली थी, तो इसके बाद तो गोया बूढ़े यूसुफ और जीरा की कमर ही टूट गई थी। मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था कि रज्जो अपनी ससुराल में क्यों बस नहीं सकी थी। अगर इसकी शादी की नाकामी का राज पता चल जाता तो मैं खुदकुशी वाले मामले को भी बड़ी आसानी से हल कर सकता था। इन दोनों मामलात में कोई न कोई लिंक ज़रूर पाया जाता था। यूसुफ, तुमने बताया है और इससे पहले तुम्हारी बीवी जीरा भी कह चुकी है कि रज्जो की सास बहुत ही तेज किस्म की औरत है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी तेजी और तर्रारी की नोयत क्या है, जो उसने तुम्हारी बेटी को एक माँ भी अपने पास टिकने नहीं दिया। एक तो वहाब बीबी जबान की बहुत तेज है, वो रज्जो की सास के बारे में बताने लगा। गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है। फिर इसकी 7 बेटियां भी एक से बढ़कर एक हैं, इनमें से कोई भी अपनी माँ से कम नहीं है। ओह, 7 बेटियां, मैंने सास खारिज करते हुए कहा। तो हनीफ की 7 बहनें हैं, और इसके भाई कितने हैं? भाइयों में वो अकलौता ही है, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी 7 बहनें 70 भाइयों के बराबर हैं। इससे बड़ी और 4 छोटी हैं, लेकिन अभी शादी किसी की भी नहीं हुई। ओह, ये तो और भी खतरनाक बात है। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जिस घर में जवान बहनें कंवारी बैठी रहें और इनसे छोटे भाई की शादी हो जाए, वहां इस घर की बहू के लिए इस किस्म के मसाइल पैदा हो ही जाते हैं। अगर छोटे मोटे मसाइल होते तो मेरी रज्जो घबराने वाली नहीं थी थानेदार साहब, वो टूटी हुई आवाज़ में बोला। कामकाज और खिदमत गुजारी में वो किसी से कम नहीं, लेकिन वहाँ का तो बाबा आदम ही निराला है, जिसकी जितनी भी देखभाल कर लो वो कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही है। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थानेदार साहब। इन लोगों ने एक गहरी साजिश के तहत रज्जो को जलाने की कोशिश की थी, यूसुफ ने बताया। वो तो रज्जो की किस्मत अच्छी थी कि उसकी आंख खुल गई, वरना बिस्तर के साथ ही वो जलकर राख हो जाती। ओह, ये तो वाकई अफसोसनाक बल्कि काबिल दखल अंदाजी ये पुलिस वाकया है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ये लोग तो मुझे जुराम पेशा लगते हैं जनाब, इसीलिए तो हमने इस वाकये के बाद रज्जो को वहाँ नहीं भेजा था, वो दुखी लहजे में बोला। हम अपने जिगर के टुकड़े को किस तरह जहन्नम में फेंक देते। इसके बाद वो रज्जो को जलाने की कोशिश वाले वाकये की तफसील बताने लगा। पिछली सर्दियों में लगभग 1 साल पहले, यानी शादी के 1 माह बाद, एक रात रज्जो की नंदों ने सोते में उसके बिस्तर को आग लगा दी थी। आग की तपिश और धुएं की घुटन के बायस रज्जो की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाकर बिस्तर से बाहर निकल आई। अगर 5-10 मिनट तक वो और सोती रह जाती तो फिर इसकी आंख अगले जहान में पहुंचने के बाद ही खुलना थी। इस वाकये ने रज्जो के असाब पर बहुत गहरा असर डाला था, और हर वक्त उसे अपनी सलामती का धड़का लगा रहने लगा था। उसने ये वाकया जब अपने वालिदैन को सुनाया तो यूसुफ की शफकत पिदरी और जीरा की ममता ने जोर मारा, और उन्होंने रज्जो को अपने पास रोक लिया था। वो ये तफसील ख़त्म कर चुका तो मैंने पूछा, इस खतरनाक और संगीन सूरत हाल में रज्जो के शौहर हनीफ का क्या रवैया रहा? वो अपनी बीवी की हिमायत में कुछ बोला कि नहीं? अगर इस लड़के में इतनी हिम्मत और जुर्रत होती तो फिर दुख किस बात का था थानेदार साहब, वो जख्मी लहजे में बोला। वो अपनी माँ का मुरीद है और छोटी बड़ी 7 बहनों का मुन्ना। ये सब लोग उसे अपने इशारों पर नचाती हैं। इस घर में सिर्फ एक दीन मोहम्मद ही माकूल आदमी है, जिसकी वजह से मैंने रज्जो का रिश्ता वहाँ कर दिया था। क्या इस दौरान में इसकी ससुराल वालों में से किसी ने इसे आकर ले जाने की कोशिश नहीं की? वहाब बीबी और उसकी 7 खबीस बेटियों ने तो शुक्र किया था कि रज्जो इनकी नज़रों से दूर हो गई, यूसुफ माची ने बताया। अलबत्ता दीन मोहम्मद ने 2-3 मरतबा इस बिगड़ी को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके सामने ये मुतालबा रखा था कि पहले इस मसले को हल करे, जिसकी वजह से रज्जो को इस घर से बाहर कदम निकालना पड़ा। जब तक वो अपनी बीवी और बेटियों की इस्लाह नहीं करता और उन्हें बंदेदी बच्चियां नहीं बनाता, हम रज्जो को नहीं भेजेंगे। तो क्या दीन मोहम्मद ने आपका मुतालबा मान लिया था? नहीं जी,
अगर ऐसा हो जाता तो रज्जो इस वक्त अपने शौहर के साथ राजी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि हमने रज्जो को दोबारा इस जहन्नम में झोंकने की गलती नहीं की। क्या दीन मोहम्मद कुमार भी इधर कादराबाद ही में रहता है? मैंने पूछा। नहीं जी, वो लोग रेलवे लाइन के उस पार दूसरे महल्ले में रहते हैं, उसने जवाब दिया। इनकी रिहाइश फैजपुरा में है। मौजा कादराबाद, जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया है, नीम पुख्ता सड़क और रेलवे लाइन के दरमियान मेरे थाने से लगभग 2 मील के फासले पर वाक़ था और फैजपुरा रेलवे लाइन की दूसरी जानिब ये रेलवे का मेन ट्रैक था जो नीम पुख्ता सड़क के मुतवाज़ी शुमालन जुनूबन रवां दवां था। इसी नीम पुख्ता सड़क के किनारे मेरा थाना वाक़ था। यूसुफ, तुम्हारी बातों से तो मैं यही समझ पाया हूँ कि रज्जो और हनीफ में मियाँ बीवी का रिश्ता अभी तक बरकरार था। मैंने कहा, यानी नौबत तलाक तक नहीं पहुंची थी, वो दोनों अलहदगी की जिंदगी गुजार रहे थे। जी हाँ, यही हकीकत है। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, वाकई कानून और शरीयत की रूह से वो दोनों मियाँ बीवी ही थे। ना तो अभी तक हनीफ ने रज्जो को तलाक दी थी और ना ही हमारी जानिब से ऐसा कोई मुतालबा किया गया था। जब वो दोनों रज्जो की मौत तक मियाँ बीवी थे तो फिर इस अजीम सानहे पर हनीफ की तरफ से क्या रद्दमल आया है? मैंने पूछा। ये तो मुमकिन नहीं कि फैजपुरा वालों को अभी इस वाक़े की खबर न हुई हो। रज्जो की मौत की खबर तो आले दुआले के हर गांव तक पहुंच चुकी है थानेदार साहब, उसने दुखी लहजे में कहा, लेकिन अभी तक हनीफ गैस के घर वालों में से कोई इधर नहीं आया। मैं गहरी सोच में डूब गया। ये ऐसा मौका था कि कम से कम हनीफ को तो यूसुफ के घर आना चाहिए था। दोनों ख़ानदानों का लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अपनी आखिरी सांस तक रज्जो हनीफ की बीवी थी। आखिर उसका अखलाकी फ़र्ज बनता था कि वो पहली फुर्सत में यहाँ पहुँचता। फिर कादराबाद फैजपुरा से कोई कोसों मील के फासले पर भी वाक़े नहीं था जो वहाँ इस वाक़े की इतला पहुँचने में या वहाँ से किसी को यहाँ आने में महीने लग जाते। दोनों मौज़ूआत के दरमियान एक रेलवे लाइन ही तो थी। मैं 10-15 मिनट तक मजीद यूसुफ माची के पास बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। जिस हद तक मुमकिन था मैंने उसकी दिलजोई भी की। जब मैं इसके घर से बाहर निकला तो उसने मिन्नत रेज लहजे में पूछा, थानेदार साहब, रज्जो की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? मैंने आज यहाँ पहुँचते ही मौके की ज़रूरी कार्रवाई के बाद रज्जो की लाश को हवलदार खातिम हुसैन की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट कल किसी वक्त ही हासिल हो सकती थी और लाश का इम्कान परसों तक था। लिहाजा इन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में मैंने यूसुफ माची के सवाल का जवाब दे दिया। यूसुफ, तुम अपने जहन में परसों दोपहर रखो। यह भी मुमकिन है कि परसों सुबह ही रज्जो की लाश अस्पताल से वापस आ जाए। ठीक है जी, वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला। मैंने इस बात में सर हिलाया और यूसुफ माची के घर से निकल आया। थाने वापसी से पहले मैंने कादराबाद में घूम फिर कर रज्जो के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से सुनगन लेने की कोशिश की ताकि कोई भी यह काम की बात मालूम हो सके, लेकिन आधे घंटे की पूछताछ के बावजूद भी कोई मुस्बित नतीजा सामने नहीं आया। मैं टांगे में बैठा और थाने आ गया। अब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक अंधेरे में था। ये रिपोर्ट ही इसकी मौत के राज का पर्दा चाक कर सकती थी। कोई भी शख्स खामखा बैठे बिठाए अपनी जान का दुश्मन नहीं हो जाता। खुदकुशी करने वाले शख्स के सामने अपनी जान लेने का बड़ा मजबूत जवाब होता है। वो जवाब दुनिया वालों के लिए कितना ही अहमकाना क्यों न हो। जब इंसान के लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहता तभी तो वो मौत को गले लगाने का फैसला कर लेता है। अगर ये समझ लिया जाता कि रज्जो ने नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल कर लिया था तो बात समझ में नहीं आती थी। इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी का तो 1 साल पहले ही सत्यानाश हो गया था। ये सोचना मंतकी तौर पर दुरुस्त नहीं था कि रज्जो ने अपने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। अगर ऐसा फ़र्ज भी कर लिया जाता तो ये काम इसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था।